इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर कोरोना के ताज़ा आंकड़ों से जुड़ी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 3,46,786 हो गया है। आपको बता दें कि आंकड़ा पिछले 3 दिनों से 3 लाख के पार है। अब जो 24 घंटे में नए मरीजों की तादाद आई है 3,86,786 हो गई है, 3,46,786 हो गई है, जबकि 2,624 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है। इस वक्त जो आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं, लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार है। लगातार कोरोना का संक्रमण देश में कहर ढाए हुए। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में नए मरीज 3,46,786 मरीज सामने आए हैं। 2,624 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर जो अभी तक देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद है 1,66,00,000 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख के ज़्यादा का आंकड़ा पहुंच गया है। नए केस 3,46,786 आए हैं, जबकि 2,19,838 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, यानी कि कोरोना से ठीक होकर उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या वो नेगेटिव हुए हैं। तो जो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है नए मरीजों का और पुराने मरीजों का, उसमें अंतर है, लेकिन ये अंतर लगातार धीरे धीरे कम भी हो रहा है, यानी कि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। जो दूसरा सर्ज आया था उसमें कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन अब रिकवर मरीजों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो कोरोना के मरीज, कोरोना का संकट, दवाइयों का संकट, नई वैक्सीन, इस सब पर बात करने के लिए दिल्ली एम्स से मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। इस समय सबसे बड़ी समस्या है, लोग बीमारी से जितने ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग निराश हो रहे हैं। निराशा से कैसे बचा जाए? देखिए, जो ये पैंडेमिक है, जो भी लोगों को परेशानी हो रही है, ये समझने की जरूरत है कि मेजोरिटी उनके जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% ऐसे लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टरी इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए निराशा होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेज अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर तरफ आप किसी के भी घर में अगर बात करें तो कोई ना कोई अभी कोविड-19 बीमारी से संक्रमित है। तो इसलिए निराशा की एक लहर है। सभी के मन में ये है कि भाई इसका कोई इलाज अभी तक डेफिनेटिव इलाज नहीं है। अगर बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा अगर सिक होते हैं। तो इन सब चीजों के चलते लोगों के मन में एक निराशा की लहर है। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ आप जो है खुद से ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बेवजह हॉस्पिटल में भागने की कोशिश न करें। आप टेलीफोनिकली डॉक्टर्स के टच में रहें, उनके एडवाइस को फॉलो करें, खुद से अपना इलाज न करें, एंड आई एम श्योर आप इस बीमारी से बाहर निकल आएंगे बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। डॉक्टर निश्चल, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो केसेस आए, सर्ज बढ़ा, तो शुरुआत में जो केसेस थे वो ऑक्सीजन सपोर्ट या बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के ही ठीक हो जा रहे थे। अब जो केसेस आना पिछले 2-3 दिन से शुरू हुए हैं, उसमें क्रिटिकल केसेस की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उनको आईसीयू या वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में भी खरीदना शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में हम पहले से कहते आ रहे हैं कि अल्टीमेटली 10 से 15% लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर केसेस 1000 हैं तो उसमें से मुश्किल से आपके 100 लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो नंबर 1 लाख हो जाएंगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ लोग जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें तो नंबर ऑफ सिक पेशेंट ऑलमोस्ट उसी रेशियो में मिलेंगे जैसे पहले थे। लेकिन सिंस नंबर काफी ज्यादा है इसलिए प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो सिक होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं वो बढ़ चुका है। आज बार बार हम यही कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का जो इलाज है, जो कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड इलाज है, उसमें रेमडेसिविर का बहुत ही लिमिटेड रोल है। अब अनफॉर्चुनेटली लोगों ने रेमडेसिविर हर किसी को लगाना शुरू कर दिया, हर किसी ने रेमडेसिविर का डिमांड करना शुरू कर दिया, हर किसी ने रेमडेसिविर को स्टोर करके रखना शुरू कर दिया कि अगर कल बीमार पड़े तो ये शायद हम यूज कर पाएंगे। और इन सब कारणों से इस दवाई की जो शायद बेनिफिट हो या ना हो, हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, उसकी शॉर्टेज हो गई है और हर तरफ लोगों को ये लग रहा है कि इसके बिना जान नहीं बच सकती। लेकिन तो डॉक्टर नीरज, डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वही अपने पर्चे पर लिख कर दे रहे हैं मरीज को। अगर उसका जो इन्फेक्शन लेवल 10, 11, 12, 13 भी है और अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 80 के 90 के नीचे जा रहा है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेके आइए। तो जो इसका
इन्फेक्शन का रेट है चेस्ट में वो कम हो जाएगा, मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर्स को भी बचना चाहिए इस तरह से प्रिस्क्राइब करने के लिए। बिल्कुल, जिन मरीजों को अगर किसी डॉक्टर ने रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया है उन डॉक्टरों से एक बार डिस्कस करना चाहिए कि इस रेमडेसिविर का इनके सुधार में कितना रोल आने वाला है, ताकि कई बार डॉक्टर्स कई बार वो सोसाइटल प्रेशर और सोशल स्टेटस के चलते थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं। आज के पैंडेमिक सिचुएशन में आप देखते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो उसमें डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मान ली जाती है, कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि बीमारी फेटल भी हो सकती है। तो इन सब के चीजों के चलते हो सकता है कुछ डॉक्टर्स प्रेशर में आ जाते होंगे, लेकिन जब भी इस तरह का कोई भी रेमडेसिविर अगर आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो एक आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं क्या ये वाकई में इस पेशेंट में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर डॉक्टर को लगता है तो डेफिनेटली आप अरेंज करने की कोशिश करें। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो भी आगे जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू होता है और जो चेस्ट में फाइंडिंग्स आते हैं वो मेनली साइटोकाइन स्टॉर्म और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के चलते होता है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। वहां पे रेमडेसिविर का रोल बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो अगर किसी को रेमडेसिविर नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बाकी सपोर्टिव केयर से उस मरीज को फिर भी बचाया जा सकता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप प्लाज्मा और रेमडेसिविर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो बाकी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम मरीज को बचा सकते हैं। एक बड़ी वजह डॉक्टर निश्चल ये भी है क्योंकि कोई भी निश्चित इलाज नहीं है कोरोना का, तो ऐसी सूरत में रेमडेसिविर हो या प्लाज्मा थेरेपी हो, जो आजमा पाए क्रिटिकल मरीज पे वो आजमा लिया जाए, और इसलिए शायद इन दोनों चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डेफिनेटली एक हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ स्पेशली जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनका सपोर्टिव केयर ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये बीमारी कोई अलग नहीं है, इसमें भी जैसे सिम्टम्स होते हैं उसके अनुसार इलाज करते हैं। रेमडेसिविर का जो इनिशियल लैब डेटा जो था उसमें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक तरह से कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जिसमें ये वायरल को सप्रेस कर सकता था। अगर वायरस को पहले हफ्ते में सप्रेस कर पाए तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि आगे की कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। लेकिन जो क्लिनिकल जो सेटिंग में, जो एक लैब सेटिंग और क्लिनिकल सेटिंग दोनों अलग होता है। लैब में जो चीज होता है वो जरूरी नहीं है कि इंसान के शरीर में वैसे ही रेप्लिकेट हो पाए। इसलिए जो क्लिनिकल सेटिंग में जो रेमडेसिविर का उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखा गया, इसलिए जो रेमडेसिविर का यूज है हम कहेंगे कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड लोगों में होना चाहिए जहां पे थोड़ा बहुत इनका फायदा दिख सकता है। जी डॉक्टर नीरज, एक अच्छी खबर ये आई है कि देश में एक और देसी वैक्सीन तैयार हो गई है, कैडिला जाइडस की विराफिन, और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो एफिकेसी है, जो इसका असर है वो 91% तक है और एक डोज में ये 7 दिन के भीतर मरीज को ठीक कर देगा। देखिए थ्योरेटिकली बहुत ही प्लॉजिबल और इफेक्टिव दवाई लग रही है, थ्योरेटिकली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरफेरॉन का जो रोल है वायरल क्लियरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो डेटा इसमें जनरेट किया गया है, जो कि हम कहेंगे कि जो इफेक्टिवनेस है, अभी जो क्लिनिकल एंड पॉइंट इन्होंने लिया है वायरल क्लियरेंस, उसका जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या होता है वो देखने की जरूरत है। वो कोई जरूरी नहीं है कि अगेन वो क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस उसके उतने ही सॉलिड हो। तो मैं फिर यही कहूंगा कि इसको ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज मिला है, इसको ओवर द काउंटर ड्रग बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अभी भी इसको ट्रायल मोड में केयरफुली इवेलुएट करके यूज शुरू करना चाहिए। और अगर उसमें इफेक्टिवनेस दिखता है तो ही इसको जनरल पब्लिक के लिए और हर जगह यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि कंपनी ने क्लेम किया है कि ये बहुत ही सेफ ड्रग है। और डॉक्टर नीरज निश्चल, ये जो वैक्सीन तैयार हुई है, ये बाकी वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, उससे किस तरह से डिफरेंट है? नहीं, ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। वैक्सीन और ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बिल्कुल अलग होते हैं। ये वैक्सीन नहीं है, ये ड्रग है। और इसका काम जैसे रेमडेसिविर आप जैसे एज्यूम करते हैं कि इफेक्टिव होगा, वैसे इसे भी इफेक्टिव एज्यूम करने की कोशिश की जा रही है बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये वैक्सीन नहीं है और इसमें बेसिकली इलाज करने का तरीका है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी में पहले यूज होता रहा था, लेकिन अब फेज आउट हो चुका है क्योंकि उससे बेहतर दवाइयां आ गई हैं। तो एक तरह से रिपर्पस ड्रग है। इसका कोविड-19 में इफेक्ट देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओवर हाइप करके अगेन इस दवाई की शॉर्टेज और रैम्पेंट यूज, इंडिस्क्रिमिनेट यूज के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसलिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और हर जगह इसको अवेलेबल करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जो बड़े सेंटर्स हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पे पहले डेटा इकट्ठा किया जाना चाहिए।
इफेक्टिवनेस देखने के बाद ही इसको बाकी जगह रोल आउट करने का परमिशन देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल। बता रहे थे कि किस तरह से आपको कोरोना के इस माहौल में, इस संकट में आपको निराशा से बचना है, दवाइयों के पीछे आपको नहीं भागना है। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे तभी उस दवाई का इस्तेमाल करना है, दवाइयों की होर्डिंग नहीं करनी है, ऑक्सीजन की होर्डिंग नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात, आपको बचाव पर ध्यान देना है, क्योंकि इस बीमारी का पहला इलाज बचाव है। हाथ धोते रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचिए, और जाना पड़े तो सामाजिक दूरी और मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।